THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो बच्चों, THI एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से भी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु की महिमा का वर्णन कबीर जैसे संत ने जितनी सुंदरता के साथ अपनी वाणी से कर दिया है, मुझे लगता है मुमकिन नहीं है कि किसी और ने गुरु की महिमा का इतना सुंदर वर्णन किया हो। तो आज के इस सुअवसर पर मैं आपके समक्ष कक्षा 10 की गणित का एक अंश समांतर श्रेणियां के साथ उपस्थित हूं। आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे THI एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े और एक अच्छी शिक्षा का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी मूल टॉपिक को। आज की टॉपिक को मैंने चुना है समांतर श्रेणियां। तो आइए जानते हैं श्रेणी क्या होती है। पहले तो इस बात पर हमको विचार कर लेना है कि श्रेणी आखिर क्या होती है। संख्याओं का एक समुच्चय या संख्याओं का एक समूह जो आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हो, वो श्रेणी कहलाती है। अब यहां मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2, 5, 7, 11, 15 ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। तो यह एक श्रेणी है क्योंकि यहां संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं। आरोही क्रम तो 2, 5, 7, 11, 15 ये सभी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी हैं, इसलिए ये जो क्रम है यही श्रेणी कहलाता है। प्रत्येक संख्याएं इस श्रेणी के पद हैं। अब हम बाईं तरफ से गिनेंगे, इसे पहला पद कहा जाता है। तो इस श्रेणी का पहला पद है 2, दूसरा पद है 5, तीसरा हुआ 7, चौथा हुआ 11। इसी क्रम में हम इसे गिनते हुए चले जाएंगे। हम इसके अलावा भी तमाम इस तरह का उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन हमें जिस श्रेणी का अध्ययन करना है उस श्रेणी का नाम है समांतर श्रेणियां। समांतर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अंतर, मिलकर बना है समांतर। तो मैं यहां विच्छेद लिख रहा हूं समांतर का। समांतर शब्द का अर्थ है सम धन अंतर। अब यहां सम धन अंतर की क्या जरूरत पड़ी इस श्रेणी में? एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। एक ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो, वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे यहां मैंने एक उदाहरण दिया है, 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखा हुआ है। हम दूसरे में से पहला पद घटाएं तो भी 2 आएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएं तो भी 2 ही आएगा, और चौथे में से तीसरा घटाएं तो भी 2 ही आएगा। यही जो क्रमिक पदों का अंतर है, यही पूरी श्रेणी में समान होना ही समांतर श्रेणी का निर्माण करता है। कुछ और उदाहरण दो आपको, आप देख सकते हैं बच्चों की ये समांतर श्रेणी है या नहीं। 3, 6, 9, 12 ऐसे करते हुए चले जाएं। आप पुनः देखेंगे
कि दूसरे में से पहला पद घटाएं तो 3 आएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएं तो भी 3 ही आएगा, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी हुई। अब यहां समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है। तो समांतर श्रेणी 2 प्रकार की कौन है? एक समांतर श्रेणी होती है परिमित और दूसरी होती है अपरिमित। परिमित और अपरिमित का क्या अर्थ हुआ? ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, हमने यहीं छोड़ दिया, ये परिमित श्रेणी है। इसमें हम स्पष्ट बता सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी है और इसमें पदों की संख्या केवल 5 है। एक ऐसी श्रेणी लिखें जिसमें पदों की संख्या का निर्धारण ना हो सके तो हम उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसके आगे आपको इसी तरह डॉट 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 लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी इसमें हम पदों की संख्या को स्पष्ट रूप से गिन करके बता नहीं सकते। तो यहां समांतर श्रेणी के अंतर्गत आपने जाना कि ऐसी श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान हो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी में एक परिमित समांतर श्रेणी, दूसरी अपरिमित समांतर श्रेणी। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, अनंत तक चलती रहे श्रेणी, उसे कहते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। सांकेतिक रूप में हम लोग समांतर श्रेणी में यहां जो पद है, प्रथम पद, इसको हम लोग मानते हैं A, और जो अंतर है सर्वांतर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, उसको यहां लिखा जाता है B से। यदि हम इनके दोनों के द्वारा समांतर श्रेणी का निर्माण करना चाहें तो पहला पद होगा A, दूसरा पद होगा A धन D, तीसरा होगा A धन 2D, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा A प्लस 3D। आप जितनी आवश्यकता हो उतने पद आप इसी तरह निर्मित कर सकते हैं। तो यहाँ पहला पद है A, दूसरा A धन D, तीसरा A धन 2D। तो आप इसमें एक क्रमिक परिवर्तन पाएंगे। वो क्रमिक परिवर्तन क्या है? ये देखिए, पद संख्या 1 है, ये पद संख्या 2 है। अगर ये पद संख्या 2 है, इसमें D का गुणांक 2 से 1 कम है। ये देखिए पद संख्या 3 है और इसमें D का गुणांक 3 से 1 कम है। इसका मतलब यनवा पद में D का गुणांक कितना होना चाहिए? तो यनवा पद लिखा जाएगा, यनवा पद बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर पद संख्या 3 है तो D का गुणांक 3 से 1 कम है, तो यनवा पद अगर हम लें तो D का गुणांक n से 1 कम होना चाहिए। यनवा पद का संकेत गणित में Tn या An के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका सूत्र हुआ A प्लस n-1 इंटू D। यदि हमें श्रेणी का अंतिम पद पता हो, लास्ट टर्म, तो उसका भी सूत्र n बराबर A प्लस n-1 इंटू D ही होता है। यानी An के स्थान पर हमको यल का प्रयोग करना है। यल का अर्थ है लास्ट टर्म, अंतिम पद। अब इसकी सहायता से बच्चों किसी श्रेणी के 10वां पद, 11वां पद, 15वां पद आदि का पता आसानी से लगाया जा सकता है।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यनवा पद हमेशा यन का एक घात का व्यंजक ही हो सकता है। किसी श्रेणी का यनवा पद 5 यन ऋण 4। आप गौर करें, यन का यहाँ एक घात है। अगर इस तरह सांकेतिक भाषा में कहीं क्वेश्चन में मिलता है तो हमेशा ध्यान दीजिए, यनवा पद हमेशा यन के एक घात का व्यंजक होता है। यनवा पद से इस तरह लिखा हो तो हमें क्या लाभ होगा? हमें लाभ ये होगा कि जिस तरह हम लोग d का मान दूसरे पद में से पहला पद घटा करके प्राप्त करते हैं, उसी तरह d का मान देखने tn में से tn-1 को घटा करके प्राप्त किया जा सकता है, या इसी को हम लिख सकते हैं an-1। ऐसा क्वेश्चन हमारी पुस्तक के अंदर दिया गया है। अब मैं एक उदाहरण लेकर अपनी बात को कहना चाहूंगा। मान लीजिए हमें प्रश्न दिया है कि किसी एपी का यनवा पद ये 5 यन ऋण 4 है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हम लोग सर्वांतर को कैसे ज्ञात करें, इस पर हमको गौर करना है। हमको दिया है यनवा पद और यनवा पद का संकेत है an, और an की वैल्यू यहां दी गई है 5 यन ऋण 4। आप इसी इतने मात्र से भी श्रेणी को पता कर सकते हैं। अब देखिए d का मान मैं यहां दो प्रकार से कैसे निकालूंगा। आप an-1 का मान यहां से निकाल लो। दाहिने पक्ष में जहां n है वहां आप n-1 रख दें, तो आपको प्राप्त होगा 5 यन ऋण 5 ऋण 4 यानी 5 यन ऋण 9। और d की वैल्यू होगी an-1। an का मान हमको पहले से पता है, an के स्थान पर रखेंगे 5 यन ऋण 4 ऋण 5 यन ऋण 9, और यहां से मिला 5 यन ऋण 4 ऋण 5 यन धन 9। 5 9 कैंसिल हुआ और हमारा उत्तर आया 5। यानी जिस श्रेणी का यनवा पद 5 यन ऋण 4 है उसका सर्वांतर 5 ही होगा। यह हमने आसानी से पता कर लिया। दूसरी विधि में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके महत्व पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, यदि an का मान 5 यन ऋण 4 दिया है तो इसका मतलब यनवा पद का मान दिया है। इसमें आप n बराबर 1 रखें तो पहला पद श्रेणी का पता लग जाएगा। 5 गुणे 1 ऋण 4 और हमें मिलेगा कितना 1। n बराबर 2 रखें तो हमको दूसरा पद मिलेगा 5 गुणे 2 ऋण 4 यानी कितना 6। n बराबर 3 रखें तो हमको तीसरा पद मिलेगा 5 गुणे 3 ऋण 4। 5 तिहाई 15 में से 4 गया, हो गया 11। अब आप यहाँ अपनी श्रेणी को आसानी से लिख सकते हैं। एपी देखिए, पहला पद दूसरा और तीसरा 1 6 11, आगे आप डाट डाट करके छोड़ दीजिए। यदि पूछा जा रहा है प्रथम 3 पद तो आप डाट डाट ना लगाएं, आपका उत्तर होगा 1 6 11, यानी पहला पद 1 दूसरा 6 तीसरा 11।
यहां से भी आप जब सार्वधांतर d का मान पता करेंगे तो उत्तर 5 ही आएगा। दूसरे में से पहला घटाएं, 6 में से 1 गया, देखें आप 5 ही मिला। 11 में से 6 घटाएं तो भी हमको 5 ही मिलेगा। इसकी तीसरी उपयोगिता यह है कि यहाँ an का मान दिया हुआ है। अगर आपसे पूछे कि श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए तो आपको सीधा n का मान यहीं पर 12 रख देना है, तो उस AP का 12वां पद सीधा आपको पता लग जाएगा। यानी 12 पंचे 60, 60 में से 4 घटाएंगे आएगा 56। यानी जिस श्रेणी का समांतर श्रेणी का n वां पद 5n-4 है तो उसका 12वां पद 56 ही होगा। और उसका सार्वधांतर हम लोगों ने यहाँ 2 प्रकार से ढूंढा, 5 ही आएगा। और यहाँ भी जब आप d का मान निकालेंगे 6-1 बराबर 5 ही प्राप्त होगा। इसका प्रयोग मुख्य रूप से श्रेणी दी रहेगी तो आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी का सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। समांतर श्रेणी है अथवा नहीं, इस बात के निर्धारण के लिए आप क्रमागत 2 जगह दूसरे में से पहला घटाए सर्वांतर पता करें, तीसरे में से दूसरा घटाए सर्वांतर पता करें। यदि दोनों अंतर बराबर हैं तो आप नीचे लिखेंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। श्रेणी दी रहेगी तो आपसे कुछ पद पूछे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ कोई अन्य उदाहरण लूं, प्रश्न लिखूं कि AP 2, 4, 6, 8, 10 डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप श्रेणी देख रहे हैं और सवाल लगाने के लिए ये जो पहला पद है इसे आप नोट करेंगे 2, फिर आप d का मान निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, मिलेगा 2। जो 20वां पद है 20, यही n का मान है, n का मान हुआ 20। n वां पद का सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सारी वैल्यूज इसमें आपको पुट करनी है, यानी a20 का अर्थ हुआ 20वां पद, a का मान हुआ 2 और n का मान है 20-1 इंटू डी का भी मान है 2। बड़ी आसानी से 2 धन 19 गुणे 2, 19 दूनी 38 में 2 आप जोड़ेंगे आपको उत्तर मिलेगा कितना, 40। यानी इस श्रेणी का 20वां पद 40 ही होगा। ये उत्तर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन हमारी किताब में दिए गए हैं। श्रेणी की पहचान कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं, समांतर श्रेणी का निर्धारण कैसे करना है, क्रमागत 2 जगह से आपको सर्वांतर ढूंढना है। यदि सर्वांतर समान हो गया तो श्रेणी समांतर हो गई। श्रेणी दी रहने पर दिया गया पद ज्ञात करना है, 12वां पद, 20वां पद। इस तरह से क्वेश्चन भी पुस्तकों के अंदर प्राप्त होंगे। इसके बाद जो अगले सूत्र की आवश्यकता है वो है AP के n पदों का योगफल। हमको मालूम है कि A धन D धन, ये देखिए दूसरा पद है, A धन 2D और ऐसे करते चले जाएं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n पदों का योगफल हमको निकालना है। और इसको हम लिख रहे हैं क्या, यस n। यस से होता है सम ऑफ n टर्म्स। ये AP के n पदों का योगफल का संकेत है। मैं फिर यहाँ यस n लिखूंगा और इस पूरी श्रेणी को ऐसे उल्टा कर दूंगा, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी
और ऐसे करते हुए जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना a। दोनों हिस्से को आप ऐसे जोड़ देंगे तो मिलेगा 2SN बराबर, देखिए ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये दोनों प्रथम पद हैं, इन्हें आप जोड़ेंगे तो आएगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ऐसे आप दूसरे पद को जोड़ेंगे तो यहाँ भी मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, ऐसे अंतिम को जोड़ेंगे तो यहाँ भी मिलेगा 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखें 2SN बराबर एक पद दो पद, ऐसे करते हुए जाएंगे, ये n बार इसको जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे n और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN बराबर हो जाएगा n बटे 2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये SN यानी किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल प्राप्त होता है। यदि इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर के हिस्से को हम दो भाग में लिखें, यानी SN बराबर n बटे 2 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप इतने को पीछे लिख चुके हैं अंतिम पद, तो इसके स्थान पर ट्रांसफर करके हम लिख सकते हैं a प्लस l। ये n पदों के योगफल के सूत्र का दूसरा रूप प्राप्त होता है। यानी पदों की संख्या मालूम हो, पहला पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, तो इस छोटे से सूत्र द्वारा हम n पदों के योगफल का पता लगा सकते हैं। इस पर मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये मैंने प्रश्न लिखा कि 100 तथा 1000 के बीच 7 के गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये मैंने प्रश्न लिख दिया है, थोड़ा हिस्सा छोड़ दिया है, वहां रहेगा ज्ञात कीजिए। अब मुझे ये देखना है गुणजों का मतलब 7 के अपवर्त्य, यानी 100 के बाद निकट में कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी, वही श्रेणी का पहला पद होगा। तो करना क्या है, 100 को आप ऐसे 7 से भाग दे लीजिए। 7 एकम 7 3 10 0। अब मुझे यहाँ घटाने वाली संख्या नहीं चाहिए, मुझे जोड़ने वाली संख्या चाहिए। तो आपको क्या करना है, जाना है 4 बार, 7 चौक 28, लेकिन आप एक बार ज्यादा ले जाएंगे, यानी 7 पचे 35, और आप इसे उल्टा घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा कितना, ऋण 5, यानी 100 7 से विभाजित हो जाता, लेकिन 5 की कमी रह गई। जो कमी रह गई उसे आप पूरा कीजिए, यानी 100 में 5 को जोड़ दीजिए। तो उस श्रेणी का पहला पद होगा AP का 105, अगला पद होगा उसी में 7 जोड़ दीजिए 112। ऐसे करते हुए चलेंगे तो हमको ये देखना है कि 1000 के नजदीक कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो हम लोग पुनः वही काम करेंगे, लेकिन अब की बार जोड़ने वाली संख्या नहीं ढूंढेंगे बेटा, अब की बार घटाने वाली ढूंढेंगे, क्योंकि हमको 1000 के बाद नहीं जाना है, 1000 के पहले रहना है। तो 7 एकम 7 3 10, 7 चौक 28, 2 30 और 7 दूनी 14। ये घटाने पाया कितना, 6, यानी 1000 में से आप 6 घटा दीजिए, वही 7 से विभाजित होने वाली 1000 के पहले की अंतिम संख्या होगी। तो 1000 में से 6 घटाएंगे तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, यह संख्या होगी 994।
अब मुझे जोड़ना है इसे, तो मुझे ये नहीं पता है कि 105 से 994 तक आखिर पदों की संख्या कितनी है। तो आइए पता लगाते हैं। a का मान है 105 और अंतिम पद यल का मान है 994। अंतर घटाने पर आएगा 7। तो हम लोग अंतिम पद का यहाँ पर सूत्र लिख रहे हैं और इसमें मान रखेंगे 994 बराबर 105 धन n का मान मुझे पता करना है और d का मान है 7। 105 को बाईं तरफ ले आकर के इसे धीरे से ऐसे घटा दें। ये हो गया n-1 गुणे 7। देखें 994 में से आप 100 घटाएंगे तो 894 आएगा और 894 में से 5 और घटा दीजिए तो 894 में से पूरा घटाएंगे आप 5। आराम से काम कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। ये हुआ 9, ये हुआ 8, ये हुआ 8, यानी आएगा 889। ये 7 है, बाईं तरफ इसे ले आकर के भाग दे दीजिए। अब इसे 7 से आप काटेंगे तो हमको मिलेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सते 49, n-1, यानी n का मान आएगा 127 धन 1, यानी n का मान आएगा 128। इसका अर्थ हुआ कि 100 और 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कुल 128 संख्याएं हैं। इन्हीं का योगफल हमको पता करना है। सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो गई। अब आप ऐसे आसानी से लिख दीजिए। देखिए छोटा वाला सूत्र मैं लिख रहा हूं a प्लस यल और मुझे 128 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 128 बटे 2 और पहला पद है 105 और अंतिम पद है 994। ये अंतिम पद है। आप देखेंगे आसानी से आपको पता लग जाएगा। 2 छक 12 और 2 चौक 8, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 और ये हो गया 9 और 0 मिलाया 9 और 9 1 10। आप इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, यानी 1099 को 64 से जैसे ही गुणा करेंगे तुरंत आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि 128 पदों का योगफल कितना है। इसका गुणा कितना होगा ये मैं आप पर छोड़ता हूं और आप इसे कंफर्म कीजिए कि इसका गुणनफल आखिर कितना होगा। इतनी उम्मीद तो शिक्षक दिवस पर मुझे आपसे रखने का पूरा हक है। मैं आपको आज के सफर में यहीं पर इस उम्मीद के साथ छोड़ता हूं कि आप तथ्य को समझकर अपनी पुस्तक से कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।